Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session of 29th November in which we will cover important news from several newspaper, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is Atal Academy. AICTE Training and Learning Atal Academy was established in 2018 with following objective. All India Council for Technical Education Training and Learning Atal Academy को establish किया गया था 2018 में और उसके कुछ objectives थे. To set up an academy which will plan and help in imparting quality technical education in the country. कि हमको सेटअप करना है एक एकेडमी जो कि प्लान करेगा और मदद करेगा इम्पार्ट करने में क्वालिटी टेक्निकल एजुकेशन को इस कंट्री पे. टू सपोर्ट टेक्निकल इंस्टीट्यूशन इन फॉस्टरिंग रिसर्च इनोवेशन एंड इंटरप्रेन्योरशिप थ्रू ट्रेनिंग. ये सपोर्ट करेगा टेक्निकल इंस्टीट्यूशन को कि वो फॉस्टर करे रिसर्च को, इनोवेशन को और इंटरप्रेन्योरशिप को ट्रेनिंग की मदद से. टू स्ट्रेस अपॉन एम्पावरिंग टेक्निकल टीचर एंड टेक्नीशियन यूजिंग इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. ये स्ट्रेस करेगा कि एम्पावर करे टेक्निकल टीचर को, टेक्नीशियन को यूज करते हुए इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की मदद से. टू यूटिलाइज स्वयं प्लेटफॉर्म एंड अदर रिसोर्सेज फॉर द डिलीवरी ऑफ ट्रेनिंग. ये यूटिलाइज करेगा स्वयं प्लेटफॉर्म को और अदर रिसोर्सेज को डिलीवर करने के लिए अपने ट्रेनिंग को. Recently, Union Education Minister inaugurated online AICTE Training and Learning Atal Academy Faculty Development Program. और अभी हाल ही में यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया ऑनलाइन AICTE ट्रेनिंग एंड लर्निंग एकेडमी फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम को. तो किस मिनिस्ट्री ने किया, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा. है ये कब स्टैब्लिश किया गया, इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे. Then it aimed to train teacher of higher education institution associated with All India Council of Technical Education in 22 Indian state. इसका मकसद है कि ये ट्रेन करे टीचर्स को हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के जो कि एसोसिएटेड है ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से इन 22 इंडियन स्टेट में. द ऑनलाइन FDP विल बी कंडक्टेड अकॉर्डिंग टू द न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020. और जो ऑनलाइन FDP होगा उसको कंडक्ट किया जाएगा जो न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020 का, उसके अनुसार. The London-based organization has recognized the FDP as a world record under which 1,000 online FDP in other 100 emerging areas will benefit 1 lakh faculty member across premier institution. जो लंदन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है उसने रिकॉग्नाइज किया है कि जो FDP है वो वर्ल्ड रिकॉर्ड है अंडर विच 1000 ऑनलाइन FDP जो होंगे ओवर 100 इमर्जिंग एरियाज में वो बेनिफिट करेंगे 1 लाख फैकल्टी मेंबर को अक्रॉस प्रीमियर इंस्टीट्यूशन में. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा व्हाट इज जर्मनी न्यू बोर्ड रूम कोटा फॉर वुमेन. तो जर्मनी का न्यू बोर्ड रूम कोटा फॉर वुमेन है क्या, हम ये जानेंगे. Germany is planning to impose a mandatory quota for the number of women working in senior management position in the country listed firm. जर्मनी जो है वो प्लान कर रहा है कि वो इम्पोज करेगा एक मैंडेटरी कोटा जो नंबर ऑफ वुमेन जो कि वर्क करेंगे सीनियर मैनेजमेंट पोजीशन में कंट्री के लिस्टेड फर्म पे. This historic move is being seen as the next step in narrowing the gap of sexual inequality in the country. ये जो मूव होगा उसको देखा जा रहा है कि एक नेक्स्ट स्टेप होगा नैरो करने के लिए जो गैप होगा सेक्सुअल इनइक्वालिटी का कंट्री पे, क्योंकि जब कोटा रहेगा तो जो गैप है अभी जो वाइडेंट है तो उसको कम करने में मदद मिलेगा. व्हाट इज जर्मनी न्यू बोर्ड रूम कोटा फॉर वुमेन. जर्मनी का न्यू बोर्ड रूम कोटा फॉर वुमेन है क्या. एज पर अग्रीड अपॉन प्रोविजन, जैसा कि एग्रीड किया गया प्रोविजन पे, इन केस एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ लिस्टेड कंपनी हैव मोर देन 3 मेंबर्स वन ऑफ देम मस्ट बी अ वुमेन. अगर एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ लिस्टेड कंपनी का मोर देन 3 मेंबर होगा तो उसमें एक जो है मिनिमम वुमेन होगी. Company in which the federal government has a stake will require a supervisory board quota of at least 30% and minimum participation in executive board. जो कंपनी जिसमें फेडरल गवर्नमेंट का भी स्टेक होगा उसमें क्या है कि जो सुपरवाइजरी बोर्ड का कोटा होगा कम से कम 30% और मिनिमम पार्टिसिपेशन होगा एग्जीक्यूटिव बोर्ड का. Why is there a need for such a quota in Germany? क्यों जरूरत पड़ा ऐसा कोटा का जर्मनी पे. Since 2015 Germany which is in Europe biggest economy has had a voluntary quota of 30% of women on supervisory board. 2015 से ही जर्मनी जो कि यूरोप का बिगेस्ट इकोनॉमी है उसका वॉलेंट्री कोटा था 30% का वुमेन के लिए सुपरवाइजरी बोर्ड पे. However, various studies have indicated that did little to improve the proportion of senior executive position held by women. लेकिन उसके बाद जो बहुत सारी स्टडीज है वो इंडिकेट किया कि उसके बावजूद भी क्या है कि जो प्रोपोर्शन है सीनियर एग्जीक्यूटिव पोजीशन जो कि हेल्ड किया गया वुमेन के द्वारा उसमें कुछ ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है, इस कारण ये क्वोटा लाने की बात की गई है. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूपी अनलॉफुल रिलीजियस कन्वर्जन प्रोहिबिशन ऑर्डिनेंस 2020. जो यूपी का अनलॉफुल रिलीजियस कन्वर्जन प्रोहिबिशन ऑर्डिनेंस है 2020 का, उसके बारे में हम जानेंगे. क्लियर बाय द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट रिसेंटली. तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने यूपी अनलॉफुल रिलीजियस कन्वर्जन प्रोहिबिशन ऑर्डिनेंस को क्लियर कर दिया है. और व्यू ऑफ द ऑर्डिनेंस, तो हम ऑर्डिनेंस के बारे में पहले जान ले. इट मेक रिलीजियस कन्वर्सन फॉर मैरिज अ नॉन बेलेबल ऑफेंस. इसमें रिलीजियस कन्वर्सन जो है मैरिज के लिए उसको एक नॉन बेलेबल ऑफेंस बनाया गया है. द
onus will be on the defendant to prove that conversion was not for marriage. जो onus होगा कि defendant को prove करना होगा कि conversion जो था वो नहीं किया गया मैरिज के लिए. द नोटिस पीरियड टू द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट फॉर द रिलीजियस कन्वर्सन इज 2 मंथ. और जो नोटिस पीरियड होगा डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के लिए रिलीजियस कन्वर्सन के लिए, उसमें 2 मंथ का समय लगे देना होगा कि आपको बताना होगा पहले. इन केस ऑफ कन्वर्सन डन बाय अ वुमन फॉर द सोल पर्पस ऑफ मैरिज, द मैरिज वुड बी डिक्लेयर नल एंड वॉइड. और अगर कन्वर्सन किया जा रहा है वुमेन का जो कि मेन पर्पस होगा मैरिज का, तो उस मैरिज को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा. मतलब कन्वर्सन कोई ग्राउंड नहीं होगा मैरिज के लिए. पेनल्टीज, तो इसमें कुछ पेनल्टीज भी रखी गई है. वायलेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ द लॉ विल इनवाइट अ जेल टर्म ऑफ नॉट लेस देन 1 ईयर एक्सटेंडेबल टू 5 ईयर विद इन अ फाइन ऑफ ₹15,000. अगर आप वायलेट करते हैं जो प्रोविजन इस लॉ का, तो आपको जेल टर्म कम से कम 1 साल का, जो कि एक्सटेंडेबल है 5 ईयर्स तक का, और फाइन ₹15,000 तक का लगाया जा सकता है. If a minor woman or a woman from the scheduled caste or scheduled tribes community was converted through the said unlawful means, the jail term would be minimum of 3 years and could be extended to 10 years with a fine of ₹25,000. और अगर माइनर वुमेन व वुमेन शेड्यूल कास्ट व शेड्यूल ट्राइब्स कम्युनिटी की होगी जिनको कन्वर्ट किया गया हो सेड अनलॉफुल मीन्स के द्वारा, तो जो जेल टर्म होगा उसमें मिनिमम 3 ईयर्स होंगे और एक्सटेंड किया जा सकता है इसको 10 साल तक, और फाइन भी ₹25,000 का कम से कम होगा. द ऑर्डिनेंस ऑल्सो हैज डाउन स्ट्रिक्ट एक्शन इंक्लूडिंग कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन कंडक्टिंग मास कन्वर्सन. और ये जो ऑर्डिनेंस है वो ले डाउन कर रहा है कि वो स्ट्रिक्ट एक्शन लेगा और कैंसिल करेगा रजिस्ट्रेशन वैसे ऑर्गेनाइजेशन का जो कि मास कन्वर्सन कंडक्ट करवा रहा हो. Why this has become a controversial law? ये controversial law क्यों बन गया? The ordinance come day after the Allahabad High Court said in a verdict, Salamat Ansari Priyanka Kharwar case, that the right to choose a partner or live with a person of choice was part of citizen fundamental right to life and liberty. जो ऑर्डिनेंस है जो आया था इलाहाबाद हाई कोर्ट का वर्डिक्ट का, सलामत अंसारी प्रियंका खरवार केस का, उसमें राइट टू चूज पार्टनर व किसके साथ रहना है वो सिटीजन का फंडामेंटल राइट है, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी के अंतर्गत. द वर्डिक्ट ऑल्सो सेड दैट अर्लियर कोर्ट रूलिंग दैट रिलीजियस कन्वर्सन फॉर मैरिज वाज अनएक्सेप्टेबल वाज नॉट गुड इन लॉ. और जो वर्डिक्ट आया था कोर्ट का रूलिंग का, वो उसका कहना था कि जो रिलीजियस कन्वर्सन था मैरिज के लिए अनएक्सेप्टेबल कर दिया जाएगा, ये सही नहीं है लॉ के अनुसार. What critics say, critics का क्या मानना है? The law has come under sharp criticism from several legal scholars who has contended that the concept of love jihad did not have any constitutional or legal basis. तो बहुत सारे शार्प क्रिटिसिज्म ये कह रहे हैं, लीगल स्कॉलर का ये मानना है कि जो कॉन्सेप्ट है लव जिहाद का वो उसका कोई कॉन्स्टिट्यूशनल व लीगल बेसिस नहीं है. दे हैव पॉइंटेड टू आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच गारंटी इंडिविजुअल द राइट टू मैरी अ पर्सन ऑफ वन चॉइस. उन्होंने पॉइंट किया आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन का जो कि गारंटी करता है इंडिविजुअल को कि उसके पास अधिकार है राइट टू मैरी करने का, जो पर्सन उसके खुद के चॉइस का. ऑल्सो अंडर आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस प्रैक्टिस एंड कन्वर्सन ऑफ रिलीजन ऑफ वन चॉइस इंक्लूडिंग नॉट फॉलोइंग एनी रिलीजन आर ऑल्सो गारंटेड. और जो आर्टिकल 25 है जिसमें फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस प्रैक्टिस ऑफ कन्वर्सन ऑफ रिलीजन ऑफ वन चॉइस और नहीं फॉलो करना किसी रिलीजन को, ये भी गारंटी किया गया है. कॉन्सर्न एसोसिएटेड एंड चैलेंज अहेड, जो चिंता इससे एसोसिएटेड और जो चैलेंज आगे है. द ट्रू डेंजर विद दिस न्यू सो कॉल्ड लव जिहाद लॉ लाइज इन इट एम्बिग्यूटी. जो सबसे बड़ा खतरा जो है इस लॉ का लव जिहाद का वो इसके एम्बिग्यूटी पे ही है. द लॉ एम्प्लॉय दैट द यूज ऑफ ओपन टेक्सचर फ्रेजेस सच एज अनड्यू इन्फ्लुएंस एल्यूरमेंट एंड कोहर्सन. ये जो लॉ है वो यूज कर रहा है ओपन टेक्सचर फ्रेजेस जैसे कि अनड्यू इन्फ्लुएंस हो गया, एल्यूरमेंट हो गया, कोहर्सन हो गया. तो इसका मीनिंग क्या वेरी कर सकता है. इंडीड इवन द क्वेश्चन ऑफ वेदर अ रिलीजियस कन्वर्सन इज ट्रूली कंडक्टेड सोनली फॉर द पर्पस ऑफ मैरिज इट इनहेरेंटली वैग्यू. और यहाँ जो क्वेश्चन था कि जो वेदर रिलीजियस कन्वर्सन है वो ट्रूली कंडक्ट किया गया सोनली मैरिज के लिए, वो इनहेरेंटली वैग्यू हो जाएगा. तो ये जो लॉ आया उसका देखिए किसी भी लॉ का एक पॉजिटिव एस्पेक्ट होता है, नेगेटिव एस्पेक्ट होता है. क्रिटिक्स का मानना है कि जो आर्टिकल 21 है वो देता है फ्रीडम ऑफ चॉइस सबको कि किससे मैरी करना नहीं, फ्रीडम ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी है, राइट टू लिव डिग्निटी के साथ. ठीक है. आर्टिकल 25 दे रहा है फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस प्रैक्टिस एंड कन्वर्सन ऑफ रिलीजियस ये. लेकिन लव जिहाद यहाँ किसी एक पार्टिकुलर कम्युनिटी के लिए तो नहीं मेंशन किया गया कि सिर्फ मुस्लिम के लिए ही है. अगर कोई किसी भी कम्युनिटी को रिलीजियस कन्वर्ट कर रहा है, फोर्सफुली कर रहा है, जो तो उसके ऊपर ये लॉ लागू करेगा किया जाएगा. तो ये गलत तो नहीं होना चाहिए. क्यों? क्योंकि जैसा इंसिडेंट आ रहा है पब्लिक का ही डिमांड है और खुद ही कहा जा रहा है कि कोई लॉ बनाना चाहिए, तो गवर्नमेंट को कुछ तो लेना होगा ताकि इसको कम किया जा सके. हाँ, अगर इसका मिसयूज किया जाता है तो वो गलत है. मिसयूज किसी भी लॉ का किया जाना गलत है, लेकिन हाँ कुछ बोल्ड स्टेप लेने की जरूरत है हमारे समाज में ताकि जो सोसाइटी में प्रॉब्लम्स है उसको टैकल किया जा सके.
In the subjective assessment and appreciation of this tenuous phrase that the real Paris lie, that is the matter left entirely to the discretion of the judges. और ये जो सब्जेक्टिव असेसमेंट है अप्रिसिएशन का टेनियस फ्रेजेस का कि जो रियल प्रेरिस है ये मैटर लाई करता है डिस्क्रिप्शन में जजेस का. व्यू ऑफ द सुप्रीम कोर्ट का क्या व्यू है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन बोथ लिली थॉमस एंड सरला मुदगल केसेस हैज कन्फर्म्ड दैट रिलीजियस कन्वर्शन कैरी आउट विदाउट ए बोना फाइड बिलीफ एंड फॉर द सोल पर्पस ऑफ डिराइविंग सम लीगल बेनिफिट डू नॉट होल्ड वाटर. और सुप्रीम कोर्ट ने दोनों ही केस में लिली थॉमस और सरला मुदगल केस में कंफर्म किया था कि अगर रिलीजियस कन्वर्सन जो कि कैरी किया गया है बोनाफाइड बिलीफ के सोल पर्पस जो कि डिलीवर करता है लीगल बेनिफिट को उसमें कोई ग्रांट नहीं बचेगा. तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट का व्यू आप देख लिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट भी देख लिए, उसका जो क्रिटिक्स का कहना है उसका भी आ गया. लेकिन सबका अपना अपना ओपिनियन है, रखने के लिए सब फ्री है. फ्रीडम ऑफ राइट टू एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप सब यहाँ पे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, तो आप अपना व्यू रख सकते हैं. ठीक है, तो इसके लिए कोई नहीं है. लेकिन ऑथर का जो व्यू था वो आपने कर लिया. अब आप अपना ओपिनियन हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. और अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन ये जो कॉन्सेप्ट है इसको आप नहीं क्रिटिसाइज कर सकते हैं बिकॉज क्योंकि लॉ की जरूरत थी. अभी जैसा इंसिडेंट यूपी में हुआ और भी जगह पे हुआ है, देखा गया है, तो उस हिसाब से कोई एक स्टेप लेना होगा ताकि इसको कर्व किया जा सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा व्हाट आर नेगेटिव यील्ड बॉन्ड. नेगेटिव यील्ड बॉन्ड क्या है? चाइना रिसेंटली सोल्ड नेगेटिव यील्ड डेब्ट फॉर द फर्स्ट टाइम एंड दिस शो हाई डिमांड फ्रॉम इन्वेस्टर अक्रॉस यूरोप. चाइना ने रिसेंटली सोल्ड किया नेगेटिव यील्ड डेब्ट को पहली बार और ये जो था काफी हाई डिमांड में था इन्वेस्टर के द्वारा यूरोप में. नेगेटिव यील्ड बॉन्ड, नेगेटिव यील्ड बॉन्ड क्या है हम ये समझ लें. दीज आर डेब्ट इंस्ट्रूमेंट दैट ऑफर टू पे द इन्वेस्टर अ मैच्योरिटी अमाउंट लोअर देन द परचेज प्राइस ऑफ द बॉन्ड. ये डेब्ट इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि ऑफर करता है कि वो पे करेगा इन्वेस्टर को एक मैच्योरिटी अमाउंट जो कि लोअर होता है परचेज प्राइस से बॉन्ड का. These are generally issued by central bank or government and investor pay interest to the borrower to keep their money with them. ये जो है जनरली इश्यू किया जाता है सेंट्रल बैंक और गवर्नमेंट के द्वारा और इन्वेस्टर जो है पे किया जाता है उनको इंटरेस्ट ताकि वो बोरो करे और अपना मनी को वहां पे इन्वेस्ट करके रखे. व्हाई डू इन्वेस्टर बाय देम? क्यों इन्वेस्टर खरीदते हैं नेगेटिव यील्ड बॉन्ड को? नेगेटिव यील्ड बॉन्ड अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग टाइम ऑफ स्ट्रेस एंड अनसर्टेनिटी एज इन्वेस्टर लुक टू प्रोटेक्ट देयर कैपिटल फ्रॉम सिग्निफिकेंट इरोजन. नेगेटिव यील्ड बॉन्ड जो है वो अट्रैक्ट करता है इन्वेस्टमेंट को वैसे समय पे जब स्ट्रेस रहता है और अनसर्टेनिटी आ जाता है मार्केट में, तो इन्वेस्टर क्या चाहता है कि वो प्रोटेक्ट करे अपने कैपिटल को इनसिग्निफिकेंट इरोजन से, तो इसलिए वो इस बॉन्ड में इन्वेस्ट करता है. क्योंकि आप देख रहे हो कि इसमें क्या है कि जो मैच्योरिटी अमाउंट है वो लोअर होगा आपका परचेज प्राइस से बॉन्ड का, तो कोई क्यों इन्वेस्ट करेगा कि जब हमको लोअर पैसा मिलेगा तो हम उसमें क्यों इन्वेस्ट करेंगे. लेकिन अगर मेरा बेस इरोड हो जाए तो उससे तो अच्छा हम वहाँ इन्वेस्ट कर दे, कुछ तो मिलेगा हमको. Then at a time when the world is battling the COVID-19 pandemic and interest rate in developed market across Europe are much lower. और ऐसे समय पर जब वर्ल्ड बैटल कर रहा है कोविड-19 पेंडेमिक से, इंटरेस्ट रेट जो है डेवलप्ड मार्केट अक्रॉस यूरोप में वो काफी लोअर है. हेंस इन्वेस्टर आर लुकिंग फॉर रिलेटिव बेटर यील्डिंग डेब्ट इंस्ट्रूमेंट टू सेफगार्ड देयर इंटरेस्ट. इसलिए इन्वेस्टर जो है वो लुक कर रहे हैं कि बेटर यील्डिंग डेब्ट इंस्ट्रूमेंट कोई हो जहां पे वो सेफगार्ड कर सके अपने इंटरेस्ट को. Why is there huge demand? क्यों बहुत ज्यादा इसका डिमांड है? While Europe, US and other part of the world are facing a second wave of COVID-19 cases, China has demonstrated that it has controlled the spread of pandemic and is therefore seen as a more stable region. यूरोप, यूएस और अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड जो है वो फेस करा है सेकेंड वेव कोविड-19 केसेस का, जबकि चाइना ने डिमोन्स्ट्रेट किया कि उसने कंट्रोल कर लिया इसके स्प्रेड को और देयरफॉर वो काफी स्टेबल हो गया है. मैनी फील दैट यूरोपियन इन्वेस्टर आर आल्सो लुकिंग टू इंक्रीज देयर एक्सपोजर इन चाइना एंड हेंस देयर इज अ ह्यूज डिमांड फॉर दिस बॉन्ड. और बहुत सारा यूरोपियन इन्वेस्टर का ये भी मानना है कि जो बहुत ज्यादा एक्सपोजर है चाइना का, इसी कारण बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ गया इस बॉन्ड का. The fact that the 10-year and 15-year bond are offering positive return is a big attraction at a time when interest rate in Europe have dropped significantly. और जो फैक्ट है कि 10 ईयर और 15 ईयर बॉन्ड जो है वो ऑफर करता है पॉजिटिव रिटर्न को, ये एक बिग अट्रैक्शन बन गया है वैसे समय पर जब इंटरेस्ट रेट यूरोप में काफी ड्रॉप कर चुका है. Against minus 0.15 yield on 5-year bond issued by China, the yield offer in shape European bond are much lower between minus 0.5 से 0.75%. तो जो माइनस 0.15% का यील्ड जो कि 5 ईयर बॉन्ड के लिए इश्यू कर रहा है चाइना, जो यील्ड ऑफर किया गया है सेफ यूरोपियन बॉन्ड के द्वारा वो काफी कम है, 0.5 से 0.75 के बीच में है, तो इस कारण वहां पे ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है. नेक्स्ट टॉपिक हमारा प्रोटेक्टिंग आर्टिकल 32, यानी आर्टिकल 32 जो आपका है उसको प्रोटेक्ट करने की बात की गई है. द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज रिपोर्टेड टू हैव स्टेटेड ड्यूरिंग द हियरिंग ऑफ ए जर्नलिस्ट सिद्दीकी कपन बेल मैटर दैट द कोर्ट वाज ट्राइंग टू डिस्करेज रिकोर्स टू आर्टिकल 32. जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो कि रिपोर्ट कर रहे थे कि जो वो हियर कर रहे थे एक जर्नलिस्ट सिद्दीकी कपान का बेल मैटर को, कि जो कोर्ट है वो डिस्कोर्स कर रहा है रिकोर्स टू ऑफ आर्टिकल 32 को. रिकोर्स अंडर आर्टिकल 32 इज नॉट एब्सोल्यूट. जो रिकोर्स
है अंडर आर्टिकल 32 का वो एब्सोल्यूट नहीं है। द एपेक्स जुडिशियल प्रोसेस हाउ क्लियरली दैट द कोर्ट रिगार्ड आर्टिकल 32 एज ए जुडिशियल पावर सब्जेक्ट टू फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। जो एपेक्स जुडिशियल प्रोसेस है वो शो करता है क्लियरली कि जो कोर्ट है वो रिगार्ड करता है आर्टिकल 32 को वो जुडिशियल पावर है, लेकिन उसमें कुछ सब्जेक्ट है, फंडामेंटल प्रिंसिपल है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस को लेके। द सुप्रीम कोर्ट हैज ऑलरेडी एक्सटेंडेड रूल एंड डॉक्ट्रिन सच एज delays or less judicial a matter already decided by a competent court or any other principle of administration of justice। सुप्रीम कोर्ट ने पहले से ही एक्सटेंड कर दिया था इसके रूल और डॉक्ट्रिन्स को, जैसे कि अगर डिले होता है व कोई मैटर जो कि पहले से ही डिसाइड किया गया हो किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा व कोई और प्रिंसिपल हो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस का। आर्टिकल 32 कीप ओपन द डोर ऑफ दिस कोर्ट एंड रिक्वायर द स्टेट नॉट टू पुट एनी हिंड्रेंस टू अ पर्सन सीकिंग टू अप्रोच द कोर्ट। और आर्टिकल 32 जो है वो ओपन करता है जो डोर है इस कोर्ट का, रिक्वायर करता है कि स्टेट जो है वो कोई हिंडर ना करे पर्सन को अप्रोच करने से इस कोर्ट में। हाउएवर कोर्ट मस्ट इग्नोर ऑल लॉज ऑफ प्रोसीड्यूर एविडेंस लिमिटेशन री जुडिकाटा एंड अदर प्रोविजन। और लेकिन कोर्ट जो है उसको मस्ट इग्नोर करना चाहिए जो सारे लॉज है प्रोसीड्यूर के, एविडेंस के, लिमिटेशन के और अदर प्रोविजन को। The Supreme Court has also said the fact must be inspired by the hierarchy of court. Recourse under Article 226 should be sought before approaching the Supreme Court and the institution as a whole and not only in the court alone. सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कह दिया था कि जो इंस्पायर है वो हायरकी ऑफ कोर्ट के द्वारा होना चाहिए रिकोर्स अंडर आर्टिकल 226 में, कि पहले आपको अप्रोच करना चाहिए नीचे से, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए। और जो इंस्टीट्यूशन है पूरी तरीके से वो जो है कोर्ट एलोन नहीं है। सो इवन इफ देयर इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू रेमिडीज इट रिमेन सब्जेक्ट टू डिसिप्लिन ऑफ जुडिशियल पावर एंड प्रोसेस। कि ये जो है हमारे पास सब्जेक्ट राइट है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू रेमिडीज का, लेकिन ये क्या है सब्जेक्ट है डिसिप्लिन ऑफ जुडिशियल पावर और प्रोसेस के अनुसार, यानी हमको एक जुडिशियल पावर और प्रोसेस के अनुसार ही चलना होगा। न्यू फेसेट ऑफ आर्टिकल 32, तो जो आर्टिकल 32 से रिलेटेड फेसेट है हम उसको देख ले। The Supreme Court has also discovered new facet of Article 32। सुप्रीम कोर्ट ने डिस्कवर किया न्यू फेसेट ऑफ आर्टिकल 32 को। अर्ली इन 1950 में उन्होंने रूल किया था कि जो पावर था आर्टिकल 32 का वो लिमिटेड नहीं है एक्सरसाइज ऑफ प्रेरोगेटिव रिट तक ही। 1987 द कोर्ट रूल दैट इज पावर टू रूल फॉर कंपनसेशन ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। और 1987 में कोर्ट ने रूल किया कि उसके पास पावर है वो रूल कर सकता है कंपनसेशन के लिए अगर वायलेशन होता है फंडामेंटल राइट का। तो 1999 इज सेड दैट दिस पावर एक्सटेंडेड टू रेटिफिकेशन ऑफ इट्स ओन मिस्टेक और एरर। और 1999 में उन्होंने कहा कि ये जो पावर है वो एक्सटेंड करता है कि वो रेक्टिफाई कर सकता है अगर कोई मिस्टेक और एरर उनके द्वारा हुआ है। तो कंपेयरिंग आर्टिकल 226 एंड आर्टिकल 32, कंपेयर किया जा रहा है आर्टिकल 226 को आर्टिकल 32 से। Article 226 is very dimension. The High Court was jurisdiction technically cast no duty on them to enforce fundamental right। Article 226 का काफी बड़ा डायमेंशन है। जो हाई कोर्ट का वास्ट जुरिडिक्शन है टेक्निकली क्या करता है वो उस पर कोई ड्यूटी नहीं लगाता है, वो इन्फोर्स करो फंडामेंटल राइट पे, यानी ये उसके ऊपर एक वो इन्फोर्स करवाना चाहता है कि नहीं, मैंडेटरी नहीं होता है। अब जबकि आपका आर्टिकल 32 में क्या होता है कि ये फंडामेंटल राइट के ही अंदर है, वो मैंडेटरी हो जाता है सुप्रीम कोर्ट को कि उसको रिट इश्यू करना है, जबकि हाई कोर्ट में ऐसा नहीं है। दे हैव द डिस्क्रिप्शन टू एक्ट और नॉट टू कॉन्ट्रेस्ट द सुप्रीम कोर्ट मस्ट। हाई कोर्ट में क्या होता है उनका डिस्क्रिप्शन होता है कि वो एक्ट करना चाहते हैं कि नहीं, और इन कॉन्ट्रेस्ट सुप्रीम कोर्ट को क्या है कि उनको करना ही होगा। आर्टिकल 32 जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है, सुप्रीम कोर्ट जो है डिसाइड करता है व्हाट अप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग जो है मूव करना चाहिए। But the court may not prescribe any process as it like, but only that process which preserve, protect and promote the right to constitutional remedies। जो कोर्ट है वो नहीं प्रिस्क्राइब करता है कोई भी प्रोसेस को, वो जो है प्रोसेस प्रिजर्व करता है, प्रोटेक्ट करता है, प्रमोट करता है जो कि जरूरी है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को, ये बताता है। नीड फॉर इफेक्टिव बेल सिस्टम, जरूरत है कि इफेक्टिव बेल सिस्टम का, क्योंकि ये जब पूरा मुद्दा ही आया वो बेल को लेके आया उसका। जस्ट डिमांड फॉर एन एक्सपेंडिचर एन इफेक्टिव बेल सिस्टम फ्रॉम मैनिफेस्ट डिस्क्रिमिनेशन इन बेल। जो डिमांड क्या है कि एक एक्सपीडिशियस और इफेक्टिव बेल सिस्टम का होना चाहिए मैनिफेस्ट डिस्क्रिमिनेशन इन बेल पे। बहुत सारे इंस्टेंस में एक जो केस था फास्ट ट्रैक जहाँ पे कंसाइन जो था स्लो मूविंग जुडिशियल एक्शन का बात किया गया है, जहाँ पे राइट टू लाइफ और हेल्थ जो है खतरे पे आ जाता है। स्कैंडलस जुडिशियल डिले, measures of decongestion and diversion and bold resolution of who watches the watchman syndrome now demand urgent apex response। और जो स्कैंडलस जुडिशियल डिले है, मेजर्स जो कि डिकंजेशन और डाइवर्सन को लेकर लिया गया है, जो बोल्ड रिजोल्यूशन था कि कौन क्या वॉच करेंगे, सिंड्रोम जो है ये सब डिमांड करता है कि अर्जेंट एपेक्स रिस्पॉन्स को। तो कंक्लूजन इससे क्या हम निकाल सकते हैं, आर्टिकल 32 मेक्स द एपेक्स कोर्ट इनटू द पीपल्स कोर्ट एंड फ्यूचर हिस्टोरियन शुड नॉट बी एबल टू कंक्लूड दैट कोर्ट डिलिबरेटली डील
below to the soul of the constitution as बाबा साहब अम्बेडकर डिस्क्राइब आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 जो कि एपेक्स कोर्ट को पीपल्स कोर्ट बनाता था, और जो फ्यूचर हिस्टोरियन थे वो जो है नहीं कंक्लूड कर सकते अब कि जो कोर्ट है डेलिबरेटली डील करेगा जो डेथ ब्लो था सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसके बाबा साहब अम्बेडकर ने डिस्क्राइब किया था आर्टिकल 32 को। जैसा कि नेक्स्ट टॉपिक हमारा सहकार प्रज्ञा। सहकार प्रज्ञा है क्या? Recently, Union Minister of Agriculture and Farmer Welfare has unveiled सहकार प्रज्ञा ट्रेनिंग मॉड्यूल। अभी हाल ही में यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर में अनवील्ड किया सहकार प्रज्ञा ट्रेनिंग मॉड्यूल को। तो किस मिनिस्ट्री ने किया, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इट इज अ पार्ट ऑफ सीरीज ऑफ इनिशिएटिव टेकन बाय एनसीडीसी टू स्ट्रेंथन इंडिया कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये एक पार्ट ऑफ सीरीज ऑफ इनिशिएटिव है जो कि किया गया है एनसीडीसी के द्वारा ताकि मजबूत किया जा सके इंडिया के कोऑपरेटिव सोसाइटी को। It is an innovative capacity building initiative for the farmer associated with such entities in the country। ये जो है एक इनोवेटिव कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव है फार्मर जो कि इससे एसोसिएटेड है इस इंसाइटी से कंट्री के। The 45 new training modules will impart training to primary cooperative society in rural areas of the country। और जो 45 न्यू ट्रेनिंग मॉड्यूल्स है वो ट्रेनिंग देंगे प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी को रूरल एरिया पे इस कंट्री के। It embodied enhancing NCDC training capacity through an elaborate network of 18 regional training center across the country। और ये embodied करता है कि वह enhance करेगा NCDC के ट्रेनिंग कैपेसिटी को एक elaborate network of 18 regional training center के द्वारा across the country। अदर सहकार इनिशिएटिव, और जो सहकार इनिशिएटिव हम उसके बारे में जान ले। सहकार कोऑपरेटिव एनसीडीसी चैनल। इट इज एन इनिशिएटिव टुवर्ड वन नेशन वन मार्केट विद द ऑब्जेक्टिव फॉर इंडिया टू बिकम फूड फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। सहकार कोऑपरेटिव एनसीडीसी चैनल जो है ये एक इनिशिएटिव है वन नेशन वन मार्केट की तरफ, जिसका ऑब्जेक्टिव है कि वो इंडिया को फूड फैक्ट्री बनाए वर्ल्ड का। सहकार मित्रा एसआईपी। द स्कीम ऑन इंटर्नशिप प्रोग्राम इज एन अरेंजमेंट वेयर एनसीडीसी विल प्रोवाइड शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी टू यंग प्रोफेशनल एक्वायरिंग लर्निंग एक्सपीरियंस बाय अप्लाइंग स्किल एंड नॉलेज। ये जो स्कीम है इंटर्नशिप प्रोग्राम का वो अरेंजमेंट करता है एनसीडीसी के लिए कि वो प्रोवाइड करे शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी यंग प्रोफेशनल को ताकि वो एक्वायर कर सके लर्निंग एक्सपीरियंस को अप्लाई करते हुए अपने स्किल एंड नॉलेज का। आयुष्मान सहकार। इट इज अ यूनिक स्कीम टू असिस्ट कोऑपरेटिव प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन क्रिएशन ऑफ हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर इन द कंट्री। आयुष्मान सहकार एक यूनिक स्कीम है जो कि मदद करता है कोऑपरेटिव का कि वो प्ले करे एक इंपॉर्टेंट रोल क्रिएट करने में हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को इस कंट्री पे। सहकार 22 it aimed to develop cooperative in focus 222 district including aspirational district for doubling the farmer income through providing new employment opportunity generated through cooperative। इसका मकसद है कि वो डेवलप करे कोऑपरेटिव इन फोकस करके 222 डिस्ट्रिक्ट में और इंक्लूड करे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट को भी और साथ साथ डबल करे फार्मर के इनकम को और प्रोवाइड करे न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को जो कि जनरेट किया जाए कोऑपरेटिव के द्वारा। युवा सहकार। इट ऑब्जेक्टिव इज टू मोटिवेट एंड प्रमोट द एंटरप्रेन्योर ऑफ इंडिया इन द कोऑपरेटिव इंटरप्राइज एंड दोज इंडिविजुअल वर्किंग फॉर द बिजनेस। इसका मकसद है कि ये मोटिवेट करे और प्रमोट करे इंटरप्रेन्योर्स को इंडिया पे कोऑपरेटिव इंटरप्राइज के फील्ड पे ताकि जो इंडिविजुअल्स है वो वर्क करे उस बिजनेस के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेगा फूड पार्क जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है। मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इज इंप्लीमेंटिंग मेगा फूड पार्क स्कीम इन द कंट्री सिंस 2018। मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्री जो है वो इंप्लीमेंट करता है मेगा फूड पार्क स्कीम को, वो भी सिंस 2008 से। तो कौन सा मिनिस्ट्री इसको कर रहा है इंप्लीमेंट? तो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्री। और कब से कर रहा है? तो 2008 से। It aims at providing a mechanism to link agriculture production to the market by bringing together farmer, processor and retailer। इसका मकसद है कि वो एक मैकेनिज्म प्रोवाइड करे, लिंक करे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को मार्केट से, एक साथ लाए फार्मर को, प्रोसेसर को और रिटेलर को। सिग्निफिकेंस इसका क्या है? दिस फूड पार्क गिव अ मेजर बूस्ट टू द फूड प्रोसेसिंग सेक्टर बाय एडिंग वैल्यू एंड रिड्यूसिंग फूड वेस्टेज एट ईच स्टेज ऑफ द सप्लाई चेन विद पार्टिकुलर फोकस ऑन पेरिसेबल। ये जो फूड पार्क है उसका मेजर बूस्ट क्या होगा कि ये फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को एक साथ लाएगा। उससे क्या होगा? जो वैल्यू एडिशन होगा, जो फूड वेस्टेज है वो कम हो जाएगा हर एक स्टेज में, और जो सप्लाई चेन है और जिसमें ज्यादातर फोकस होगा पेरिसेबल पे। फंडिंग जो है मेगा फूड पार्क का वो कैसे होगा? अ मैक्सिमम ग्रांट ऑफ ₹50 crore इज गिवन फॉर सेटिंग अप एन मेगा फूड पार्क इन मिनिमम 50 acre ऑफ कंटिग्यूअस लैंड एंड विथ ओनली 50% कंट्रीब्यूशन टू द टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट। जो मैक्सिमम ग्रांट है इसके लिए 50 करोड़ का वो दिया जाएगा सेटअप करने के लिए मेगा फूड पार्क को। मिनिमम 50 एकड़ का लैंड होना चाहिए और सिर्फ 50% कंट्रीब्यूट किया जाएगा टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट का। न्यूज में क्यों आया? तो मेगा फूड पार्क इनॉग्रेटेड इन पंजाब। अभी हाल ही में एक मेगा फूड पार्क इनॉग्रेट किया गया पंजाब में, इसलिए ये न्यूज में आया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं मेगा फूड पार्क। एक फार्मर ग्रुप हो गया, फिर आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप हो गया, इंडिविजुअल ग्रुप हो गया, ये सारे लिंक करके मेगा फूड पार्क सीपीसी से क्या है? फील्ड कलेक्शन सेंटर आपका है। वहाँ पे प्राइमरी प्रोसेसिंग होता है, प्री कूलिंग, ग्रेडिंग, पल्पिंग, सॉलिटरिंग, ये सब। 10 सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर में पल्पिंग, एसेटिव पैकिंग,
लॉजिस्टिक सेंटर, ये सब आ जाता है। आप इसको देख सकते हैं, ये इंपोर्टर है, एक्सपोर्टर है, डोमेस्टिक सेलर, सबको एक साथ लिंक कर दिया गया। तो लिंक कर देगा तो टाइम भी बच रहा है, वेस्टेज भी बच रहा है, तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। अब इम्प्लीमेंटेशन बाय स्पेशल पर्पस व्हीकल विच इज बॉडी कॉर्पोरेट रजिस्टर अंडर द कंपनी एक्ट, इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा स्पेशल पर्पस व्हीकल की मदद से, जो कि एक बॉडी है कॉर्पोरेट का, जिसको कि रजिस्टर किया गया अंडर कंपनी एक्ट के। स्टेट गवर्नमेंट इन टाइटिस एंड कोऑपरेटिव आर नॉट रिक्वायर्ड टू फॉर्म सेपरेट एसपीवी फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मेगा फूड प्रोजेक्ट। और जो स्टेट गवर्नमेंट है, वह स्टेट गवर्नमेंट के इन टाइटिस, वो कोऑपरेटिव है, उनको जरूरत नहीं है कि वो फॉर्म करे सेपरेट स्पेशल पर्पस व्हीकल इम्प्लीमेंट करने के लिए मेगा फूड पार्क प्रोजेक्ट को। Subject to fulfillment of the condition of the scheme guideline, the fund are released to the HPV। और फुलफिल करने पर कंडीशन के सब्जेक्ट को, इस गाइडलाइंस को, फंड को रिलीज किया जाएगा स्पेशल पर्पस व्हीकल के माध्यम से। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। आज हम लोगों ने क्या पढ़ा उसका हम बुलेट पॉइंट जान ले, ताकि हमको समझने में काफी मदद मिले। तो सबसे पहले हम लोगों ने किया था अटल एकेडमी। तो इसमें हम लोगों ने जाना कि इसको कब स्टैब्लिश किया गया, इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे, हु इनॉग्रेटेड इट, फिर अटल एकेडमी फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में भी देखा और इससे रिलेटेड फैक्ट भी जाना। देन हम लोगों ने किया व्हाट इज जर्मनी न्यू बोर्ड रूम कोटा फॉर वुमेन, जर्मनी का न्यू बोर्ड रूम कोटा फॉर वुमेन है क्या, सबसे पहले न्यूज में क्यों आया। देन फिर वाई देयर इज नीड फॉर सच कोटा, ऐसा कोटा का जरूरत क्यों पड़ा। देन हम लोगों ने किया यूपी अनलॉफुल रिलीजियस कन्वर्सन प्रोहिबिशन ऑर्डिनेंस 2020। तो इसमें हम लोगों ने ओवरव्यू देखा ऑर्डिनेंस का, फिर पेनल्टी के बारे में जाना, कंट्रोवर्सी क्या है, क्रिटिक्स का क्या ओपिनियन है, कॉन्सर्न क्या है, चैलेंजेस क्या है, सुप्रीम कोर्ट का क्या व्यय हुआ है और हमारा क्या ओपिनियन है। देन हम लोगों ने किया व्हाट आर नेगेटिव यील्ड बॉन्ड, इसमें हम लोगों ने देखा कि न्यूज में क्यों आया, नेगेटिव यील्ड बॉन्ड है क्या, व्हाई इन्वेस्टर बाय देम और व्हाई देयर इज ह्यूज डिमांड ऑफ इट। देन हम लोगों ने क्या प्रोटेक्टिंग आर्टिकल 32, तो इसमें हम लोगों ने देखा कि ये न्यूज में क्यों आया। फिर रिकॉर्ड्स अंडर आर्टिकल 32 इज नॉट एब्सोल्यूट, ये समझा, जो न्यू फेसेट थे आर्टिकल 32 के ये जाना। फिर हम लोगों ने कंपेयर किया आर्टिकल 226 को आर्टिकल 32 से। फिर जो जरूरत है हम लोग को इफेक्टिव बेल सिस्टम का, इसके बारे में जाना और कंक्लूजन दिया अपना। देन हम लोगों ने किया सहकर प्रज्ञा, इसमें हम लोगों ने जाना कि हु अनवेल दिस स्कीम, उसके फिर सहकर प्रज्ञा है क्या, फिर फैक्ट रिगार्डिंग इट और अदर सहकर इनिशिएटिव को भी देखा। और लास्ट टॉपिक था हमारा मेगा फूड पार्क, इसमें हम लोगों ने देखा हु इम्प्लीमेंट मेगा फूड पार्क स्कीम एंड फ्रॉम व्हेन, इसका एम क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, फंडिंग कैसे होता है, न्यूज में क्यों आया और उससे रिलेटेड फैक्ट को देखा। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। दिस आर आवर सोशल मीडिया लिंक, फ्रॉम हियर ऑल्सो यू कैन स्टे कनेक्टेड विथ अस एंड गिव अस योर वैल्यूएबल फीडबैक। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।